ईरान के खिलाफ अपने हालिया सैन्य अभियानों के कारण इजराइल को बढ़ती वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 12 दिन के संघर्ष के दौरान इजराइल ने प्रतिदिन 593 ऑलमोस्ट 600 मिलियन डॉलर प्रतिदिन खर्च किया है। युद्ध के लिए कुल खर्च 20 बिलियन डॉलर तक का अनुमान है। हमारे यहाँ इंडिया में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है, अब बंदर को समझ नहीं आ रहा है कि उस उस्तरे का करना क्या है, तो बंदर उस उस्तरे से अपनी नाक काटना शुरू कर देता है, जिससे बंदर की नाक कट जाती है। वही हाल नेतन्याहू का हो रहा है। ईरान पर हमला करके उसने यही किया है। जैसे बंदर को पता ही नहीं है कि इस उस्तरे का करना क्या है, वैसे ही अमेरिका द्वारा नेतन्याहू को दिए गए हथियारों को कैसे और किस पर इस्तेमाल करना है उसे पता ही नहीं था। इजराइल जब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इराक, यमन पर करता रहा तब तक तो सब ठीक था, पर वो अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका है और इसी अंधेपन की वजह से गलती से ईरान पर हमला कर बैठा। ईरान को ये बात ईरान से शाह के तख्ता पलटने के बाद से ही पता थी कि ईरान की इजराइल और अमेरिका से जंग होगी, इसलिए ईरान तभी से इस जंग की तैयारी कर रहा था और अब ईरान बहुत मजबूत हो चुका है। नेतन्याहू ने ईरान को हल्के में ले लिया, इसकी वजह से ईरान ने इजराइल की सारी हेकड़ी निकाल दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास 28,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। और यही बात ईरान के एक बड़े नेता ने भी कही है कि अभी तक हमने सिर्फ अपनी ताकत का और अपनी टेक्नोलॉजी का सिर्फ 5% ही दिखाया है। अगर दोबारा इजराइल ने ऐसी कोई गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर, मैं तो ये चाहता हूं कि किसी भी तरह की जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग में नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। जंगों में अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का होता है तो वो होता है इंसानियत का। अगर किसी को सच में जानना है कि जंग क्या होती है तो इतिहास की किताब खोलकर देख ले कि जंग किसे कहते हैं और जंग कैसी तबाही लेकर आती है। ईरानी सांसदों ने संसद में अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पहली बार किसी देश की संसद में विश्व चौधराहट के खिलाफ इस तरह के नारे लगे हैं। 3 महीने के बच्चे जौड़ी अलमारी ने 27 जून को गाजा के दीर अल बलाह में अल अक्सा शहीद अस्पताल में कुपोषण और दवा की कमी की वजह से अपनी जान खो दी है। इतिहास में हमने देखा है कि जंगों में लोग बॉम्ब से मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, लेकिन ये बहुत कम सुनने में आता है कि जंग के दौरान कोई भूख से मर रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूएन लगातार ये कह रहा है कि जंग के दौरान खाने को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक तरह का वॉर क्राइम है। हाल ही में यूएन में हुई एक बैठक में गाजा के अंदर सीज फायर करने के लिए वोटिंग हो रही थी। इस वोटिंग में कुछ देशों ने वहां से वॉकआउट कर लिया, लेकिन तकरीबन अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जिन्होंने वॉकआउट किया था, तो तकरीबन सभी देशों ने इसके लिए वोट किया कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिका इजराइल की नाजायज हरकतों को नजरअंदाज करते हुए वीटो कर दिया और इसके बावजूद भी ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज। और इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी ये कह चुके हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये दुनिया के बड़े बड़े नेता दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हैं, कौन सी दिशा दिखा रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं, खाद्य संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं और कुपोषण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है, खासकर बच्चों के बीच। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर अवैध इजरायली बसने वालों द्वारा हमलों पर इस साल 30% तक इजाफा हुआ है। इजराइल के सेना रेडियो ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि 2025 की पहली छमाही में 414 सेटलर हमले हुए हैं, जो पिछले साल की पहली छमाही में 318 थी। ये पहले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 30% की महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए ये वृद्धि न केवल हमलों की संख्या में बल्कि उनकी गंभीरता भी दर्शाती है, क्योंकि हमले अधिक से अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकन बेसिस पर किए गए हमले की तकरीबन हर अरब कंट्री ने निंदा की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिए गए आंकड़ों में बताया है कि कितनी तेजी से इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये सारी चीजें किसी अरब मुल्क को दिखाई नहीं देती हैं। लोगों को मारा जा रहा है, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, और ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब दुनिया खुद को सभ्य और लोगों के अधिकारों की दुहाई देती नहीं थकती है। असल में सवाल
सिर्फ अरब का नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया से पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खामोश हैं। जिन लोगों के दिल में इंसानियत जिंदा है वो गाजा के लिए खड़े हैं, अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हत्ता कि खुद अमेरिका और इजराइल में भी इस जंग को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन उनको सिर्फ एक भीड़ की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सत्ता और पैसे का नशा दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर्स की इंसानियत पर हावी हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को ईरान को ईरानी परमाणु साइटों पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ जवाब देने के खिलाफ चेतावनी दी है। कहा है कि इस तरह की कार्रवाई उनकी सबसे बड़ी गलती होगी जो उन्होंने कभी नहीं की है। ये बात समझ से परे है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे कह सकता है। अमेरिका अपनी गुंडागर्दी पूरी दुनिया को दिखाता रहता है, जिसको चाहा मार दो, जिसको चाहा धमकी दे दो, दुनिया भर को ज्ञान देता रहता है कि तुम्हें इससे पेट्रोल खरीदना है, इससे पेट्रोल नहीं खरीदना है, उससे बिजनेस करना है, उससे बिजनेस नहीं करना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम होते कौन हो किसी से ये कहने वाले कि तुम्हें इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, इससे बिजनेस करना है, इससे बिजनेस नहीं करना है, इससे तेल खरीदना है, इससे तेल नहीं खरीदना है। एक बात याद रखो कि तुम दुनिया के बाप नहीं। आप जो ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका ने जो ईरान की साइट्स पर अटैक किया है, अगर इसका बदला लेने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मतलब अजीब दादागिरी है। आप किसी देश में घुसकर उस देश की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देते हैं बिना ये सोचे कि कितने लोग मारे जा सकते हैं, कितने बच्चे अपाहिज हो सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। अगर इसका रेडिएशन हवा में फैल गया या पानी में फैल गया तो करोड़ों लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। और किसी देश में घुसकर उस पर हमला करना यूएन की गाइडलाइंस के हिसाब से इलीगल है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारा हो और मारने के बाद मैं आपको ही धमकी दे रहा हूं कि अगर तुमने मुझसे बदला लिया या अगर तुमने मुझे बदले में थप्पड़ मारा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी को गाली देते हो तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या आपके गले में माला डालेगा या आपको गले लगाकर कहेगा कि वाह आपने क्या काम किया है। रूबियो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं, उन्होंने फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर विद मारिया बाल्टिरोमो शो पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों ने दुनिया को और अधिक सुरक्षित बना दिया है। मुझे लगता है कि दुनिया आज से 24 घंटे पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा स्थिर है। उन्होंने कहा कि ईरान को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर वो गुप्त परमाणु कार्यक्रम को बनाए रखने पर जोर देता है तो वो बदला लेने का जोखिम उठा सकता है। रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खेलने के लिए हड़ताल से पहले ही ईरान पर झूठी बातचीत करने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ जब इजराइल ईरान पर बमबारी करने में बिजी था तब हमास ने चुपचाप गाजा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। वही प्रतिरोध जो उन्होंने कसम खाई थी कि वे समाप्त कर देंगे अब वापस आ गया है। हमास अभी भी मजबूत, होशियार और अभी भी अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा है। यहूदी सेना ने उत्तर की रक्षा के लिए गाजा से सैनिकों को वापस खींच लिया था और उस खालीपन में गाजा के लोगों ने सहायता मार्ग और क्षेत्र पर नियंत्रण वापस ले लिया। अब नेतन्याहू संघर्ष कर रहे हैं, आईडीएफ पर अल्टीमेटम के साथ दबाव डाल रहे हैं जो वो ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने बम गिराए या कितनी सीमाएं सील कर दे। फिलिस्तीन मिटने से इनकार करता रहा है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने बम गिरा रहे हैं या सीमाएं सील कर रहे हैं। फिलिस्तीनी मिटने से इनकार करते आ रहे हैं। ये खत्म नहीं हुआ है और आगे भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम ईरान और इजराइल के जंग के दौरान देख चुके हैं, जैसे ही ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइलों का मुंह तेल अवीव की तरफ मोड़ा था और बिल्डिंग्स गिरने लगी थी, लोग मरने लगे थे, तभी से गॉड चूजन पीपल अपनी प्रॉमिस लैंड को छोड़कर भागते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ इजराइल ने पूरे गाजा को मिलिया मेट कर दिया है। अब वो एक शहर नहीं, वीरान और सुनसान सा खंडर नजर आता है। 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें हैं। गाजा के लोगों को कितनी बार मौका दिया गया, उन्हें लालच दिया गया कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें डॉलर्स मिलेंगे, अच्छी जिंदगी मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन गाजा के लोग वहां से नहीं गए। जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से की गई थोड़ी सी बमबारी से खुद को चूजन पीपल कहने वाले और प्रॉमिस लैंड को छोड़कर भागते हुए नजर आए, क्योंकि वो जमीन जिसको यहूदी प्रॉमिस लैंड कहते हैं, यानी खुदा ने हमारे लिए ये जगह चुनी है, उसको छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो उनकी जगह नहीं है। जबकि गाजा के लोग मरने को तैयार हैं पर अपनी जमीन छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस जमीन के असली मालिक पैलेस्टीनियंस हैं, ना कि इजरायली।